ओके, तो मैं आपको कवर करवा रही थी मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। मैंने आपको ये बताया था कि भई एपिडेमियोलॉजी की 2 टाइप्स होती हैं, एक ऑब्जर्वेशनल, दूसरी एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल की भी फर्दर 2 टाइप्स और होती हैं, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंटल। मैं आपको बताऊँगी कि ये आपने कैसे स्टडी करनी है। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि ऑब्जर्वेशनल एक ऐसी स्टडी है, इसके अंदर आप खुद से इंटरवीन नहीं करते, खुद से आप कोई चेंज लेके नहीं आते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वहाँ पे स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच रिलेशन देख रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे? हमने किसी को नहीं कहा था कि भई स्मोकिंग करो, मुझे चेक करना है। हमने सिर्फ़ उन लोगों को देखा था जो स्मोकिंग कर रहे थे और फिर हमने जाके उनको चेक किया था कि उनको डिज़ीज़ होती है या फिर नहीं होती। या फिर हम डिज़ीज़ लोगों के पास चले गए थे और हमने ये देख लिया था कि भई उन्होंने स्मोकिंग की थी या फिर नहीं की थी, ठीक है? तो स्मोकिंग करवाने में हमारा कोई रोल नहीं था। हमने खुद से कुछ इंटरवीन नहीं किया था। ये हमने किया था इन ऑब्ज़र्वेशनल। एक्सपेरिमेंटल में हम क्या करते हैं, हम खुद से कोई न कोई चेंज लेकर आते हैं, कोई न कोई मैनिपुलेशन करते हैं, कोई न कोई इंटरवेंशन करते हैं, कोई न कोई एक्शन करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी और ऑब्जर्वेशनल स्टडी के बीच डिफरेंस यही है कि अब मैं जाके लोगों को बोलूँगी कि प्लीज़ स्मोकिंग करो, क्योंकि मुझे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है जिसमें ये चेक करूँगी कि स्मोकिंग के बाद लंग कैंसर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, ठीक है? अब आपको ये भी याद होगा, बहुत बार मैंने आपको ये टेबल पे दिखाया है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी जब हमने की थी वहाँ पे हमने डिस्क्रिप्टिव स्टडी की। हमने क्या करा, अपने हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब कर दिया कि भई ये हमारा हाइपोथेसिस है। हमें लग रहा है कि इस रिस्क फैक्टर और उस डिज़ीज़ के बीच कोई रिलेशन है। फिर हमने एनालिटिकल स्टडी सीखी, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट हम किस तरह कर रहे थे? तो या तो हमने केस कंट्रोल स्टडी की थी या तो हमने कोहॉर्ट स्टडी की थी। हम ऑड्स रेशियो निकालना सीखा, एक्सपोज़र रेट निकाला, इंसिडेंस निकाला डिज़ीज़ का। तो हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की कोशिश की कि ये जो हम सोच रहे हैं कि भई रिस्क फैक्टर डिज़ीज़ के बीच रिलेशन है, ये है भी या फिर नहीं, ठीक है? तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी इन एनालिसिस। ये हो गया। इसके बाद अब आपकी दूसरी टाइप होती है जिसको आप कहते हो एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ये की जाती है हाइपोथेसिस को कन्फर्म करने के लिए, ठीक है? और इसके अंदर क्या होगा, आप खुद से जाके कोई ना कोई एक्शन परफ़ॉर्म करोगे। अब ये चार्ट भी आपको याद होगा, ऑब्ज़र्वेशनल का इतना पार्ट हम कवर कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंटल हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंटल की ना 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है रैंडमाइज़्ड कंट्रोल ट्रायल और दूसरी होती है नॉन रैंडमाइज़्ड ट्रायल। अब इसमें डिफ़रेंस क्या होता है? एक तो बहुत ही बेसिक डिफ़रेंस है कि भई रैंडमाइज़्ड कंट्रोल ट्रायल में आप रैंडमली लोगों को सिलेक्ट करोगे फॉर योर एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक विलेज में गई और मैंने कहा कि भई यहाँ से रैंडमली कोई भी जो पीपल है वो आ जाएँ, मुझे अपनी रिसर्च करनी है, अपना एक्सपेरिमेंट करना है। तो मैं बिल्कुल ब्लाइंडली उन लोगों को सिलेक्ट कर लूँगी, मैं बोलूँगी जिस भी घर से जो भी लोग आना चाहें वो आ जाएँ और मेरे एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन जाएँ, ठीक है? ये क्या है, एक रैंडमाइज़्ड कंट्रोल ट्रायल है। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए कौन से किस तरह के लोग आए हैं, उनको क्या डिज़ीज़ है पहले से, क्या रिस्क फैक्टर है, आई डोंट नो, ठीक है? तो इसको आप कहते हो रैंडमाइज़्ड कंट्रोल ट्रायल, जिसमें आप रैंडमली लोगों को सिलेक्ट कर लेते हो। दूसरा होता है नॉन रैंडमाइज़्ड ट्रायल। एज़ द नेम इंडिकेट, इसके अंदर आप स्पेसिफ़िक कुछ लोगों को चूज़ करोगे। आगे एग्ज़ाम्पल आपको पढ़ने को मिलेगी कि हमने ना ये टेस्ट करना था। एक टेस्ट होता है जिसको आप कहते हो पैप स्मीयर टेस्ट, ठीक है? वो सर्वाइकल कैंसर के लिए किया जाता है। अब उस टेस्ट को देखना था कि यार कि वो टेस्ट सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोज़ कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा, ठीक है? तो इसके लिए अब हमें रैंडमली किसी भी लोगों को सिलेक्ट करने की नीड नहीं है। हमने सिर्फ़ उन लोगों के पास उन फीमेल को देखा जिनके अंदर सर्वाइकल कैंसर था। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए मुझको मेल्स को तो सेलेक्ट करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, उनमें तो सर्विक्स में कैंसर हो नहीं सकता। फीमेल में भी मैंने उन लोगों को लिया जिनके अंदर मैंने देख लिया कि भई उनके अंदर कैंसर है, और मैं पेप स्मीयर टेस्ट को भी परफ़ॉर्म करके देख लूँगी कि वो इसको डायग्नोज़ कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा, ठीक है? तो ये होता है भई नॉन रैंडमाइज़्ड ट्रायल, जिसके अंदर आप स्पेसिफ़िक कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हो जिन पे आपने अपना एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म करना होता है, ठीक है? वेरी ईज़ी। अब ये वही पॉइंट लिखा हुआ है कि एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी में आप क्या करते हो, एक्टिवली इंटरवीन करते हो, खुद ही आप कोई ना कोई चेंज लेके आते हो। और ये आप करते क्यों हो? अगेन हाइपोथेसिस को कन्फर्म करने के लिए। अभी अगर रिवाइज़ करवा दूँ, जब भी आपसे कहा जाए हाइपोथेसिस को फॉर्मूलेट करना है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, एनालिटिकल स्टडी, हाइपोथेसिस को कन्फर्म करना है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ओके? तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं रैंडमाइज़्ड कंट्रोल ट्रायल। तो सबसे पहले क्या मेंशन है, अब आप करने लगे हो एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी, जिसका दूसरा नेम हो सकता है इंटरवेंशन स्टडी, जो कि इसमें आप खुद से इंटरवेंशन करोगे, खुद से चेंजेस लेके आओगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तो इसलिए आप इसको एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी कह सकते हो। और हम कौन सी टाइप पढ़ने लगे हैं, हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पढ़ने लगे हैं। मीन्स इसके अंदर क्या होगा, हम रैंडमली लोगों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं और रिजल्ट को खुद वॉच करते हैं, ठीक है? वेरी इजी। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी में भी ना आप 2 ग्रुप बनाते हो, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरी पॉपुलेशन थी और इसको मैंने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ये मेरी बन जाएगी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इसमें मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूँगी। ये मेरा बन जाएगा कंट्रोल ग्रुप या फिर कंपैरिज़न ग्रुप।
इस पे मैं एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म नहीं करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखना चाह रही थी, मैंने एक वैक्सीन बनाई थी और मैं देखना चाह रही थी कि वो उस डिज़ीज़ को ट्रीट कर पा रही है या फिर नहीं। तो मैंने क्या करा, मैंने इन पे इन सबको डिज़ीज़ है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी और कंपैरिज़न ग्रुप को भी। तो मैंने क्या करा, मैंने भई इन लोगों पे एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म कर दिया, हाफ़ पेशेंट्स पे कर दिया और देखा कि भई वैक्सीन ट्रीट कर पाई या फिर नहीं कर पाई। और फिर मैंने अपने इन पेशेंट के साथ कंपेयर किया, जिसको मैं बोल रही हूँ कंपैरिज़न ग्रुप। फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल 100 थे ना, तो 50 पे मैंने अपनी वैक्सीन इंसर्ट कर दी, 50 पे नहीं की। फिर मैंने आखिर में कंपेयर किया कि मेरी वैक्सीन को इंसर्ट करने के बाद, इंजेक्ट करने के बाद कितने लोग ट्रीट हो पाए और वो लोग जिन्होंने मेरी वैक्सीन अभी तक से नहीं ट्रीट हुए, मेरी वैक्सीन से अभी तक ट्रीट नहीं हुए, वो उनकी कंडीशन क्या है, ठीक है? तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक तरफ एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म कर रही हूँ, साथ में दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर भी कर रही हूँ, जो मेरे एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है या फिर जिसमें मैं अपना एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म नहीं कर रही, ठीक है? अब एक चीज़ होती है भई, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये देखना चाह रही थी कि मेरी वैक्सीन ट्रीट कर पाई या फिर नहीं कर पाई, तो इसको तो मैं भई अपनी वैक्सीन लगा दूँगी। दूसरी तरफ मैं इसको एक चीज़ लगाऊँगी विच इज़ व्हाट वी कॉल्ड प्लासेबो। प्लासेबो क्या है? ये इनएक्टिव इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है? हम ना बताते नहीं हैं, अक्सर जो प पेशेंट्स होते हैं उनको बताते नहीं है कि उनको वैक्सीन लग रही है या फिर प्लेसेबो लग रही है, ठीक है? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि भई फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन नेचर है। अगर मैं किसी को बता दूँ कि भई मैं आपको एक ऐसी वैक्सीन इंसर्ट कर रहा हूँ जिसके ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दैट पर्सन विल थिंक अबाउट दोज़ साइड इफ़ेक्ट, ठीक है? और उसको ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे वो साइड इफ़ेक्ट्स मेरे अंदर आ रहे हैं। ऑल्दो वो सब कुछ उसके बस माइंड में होगा, ठीक है? तो अक्सर ऐसा होता है कि हम बताते नहीं हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं वो बताते नहीं हैं पेशेंट्स को कि वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का पार्ट है या वो कंट्रोल ग्रुप का पार्ट है। उनको वैक्सीन लगा दी जा रही है या फिर उनको प्लेसेबो लगाया है। प्लेसेबो मीन्स वही इनेक्टिव इंजेक्शन जिसका बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप इसको रीड कर लो। मैंने आपको बताया कि आप 2 ग्रुप में अम बल्कि पहले तो आप क्या करते हो, आप मैनिपुलेट करते हो, मीन्स आप कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, बाद में देखते हो कि उस एक्सपेरिमेंट का क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है? आप 2 ग्रुप में डिवाइड करते हो और उनको फिर कंपेयर करते हो। पहला ग्रुप जो होता है उस पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो उसको वो फॉर एग्जांपल वो ट्रीटमेंट उसको दे दी जाएगी उस ड्रग पे जिस पे आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, ठीक है? और जो दूसरा ग्रुप होगा वो बिल्कुल अनटच रहेगा, उसको आप ट्रीटमेंट कर दोगे विद प्लेसेबो, प्लेसेबो वही इनेक्टिव इंजेक्शन, ठीक है? अब ये जो मैंने आपसे कहा ना कि आप अक्सर जो जिन पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप उन्हें बताते नहीं हो कि उन्हें वैक्सीन लगा दी गई है या फिर प्लेसेबो, इसको हम कहते हैं ब्लाइंडिंग। मैं इस टॉपिक को भी आपको अभी पढ़ाना चाहूँगी, ठीक है? ब्लाइंडिंग अभी आप पढ़ लो, 1 पेज का है बस, उससे क्या होगा आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा और फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपना एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का लेक्चर, ठीक है? अब ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? ब्लाइंडिंग का सिंपली मतलब है ब्लाइंड होना, ठीक है? अक्सर ऐसा होगा, मैं पिक्चर से ही दिखाती हूँ। सो एज़ आई टोल्ड यू कि भई आपके 2 ग्रुप्स थे जिनमें से एक पे आपको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना था और एक पे नहीं करना था। ठीक है, तो हम ब्लाइंडिंग करेंगे। ब्लाइंडिंग कैसे करेंगे? एक होती है सिंगल ब्लाइंड स्टडी, उसमें क्या होगा, ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना, इनको नहीं पता होगा कि इनको इंजेक्शन लगा दिया गया है या फिर इनको वो वैक्सीन लगा दी गई है या फिर उनको प्लेसेबो लगाया है। तो इसे हम बोलेंगे सिंगल ब्लाइंड स्टडी। लेकिन वो लोग जो रिसर्च कर रहे हैं और वो लोग जो डेटा को एनालाइज़ करेंगे, उनको पता होगा कि किस पेशेंट को, कौन से ग्रुप को क्या लगा दिया गया है। ठीक है, तो कौन से वो हैं जिनको प्लेसेबो इंजेक्ट की गई है, कौन से वो हैं जिनको एक्चुअल वो वैक्सीन जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो इंजेक्ट किया गया है, ठीक है? तो इसमें इन दोनों को पता होगा। फिर एक होती है डबल ब्लाइंड स्टडी, उसमें पार्टिसिपेंट्स को भी नहीं पता होता, जो रिसर्च परफॉर्म करवा रहा है उसे भी नहीं पता होता। सिर्फ वो लोग जो डेटा एनालाइज़ कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि भई किसको कौन-सा इंजेक्शन इंसर्ट करवा दिया गया है, ठीक है? ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी में क्या होगा, तीनों को नहीं पता होगा। इसे हम कहते हैं ब्लाइंडिंग। इसकी डेफिनिशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है द कंसीलमेंट ऑफ ग्रुप असाइनमेंट फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द पेशेंट इन्वेस्टिगेटर इन अ क्लिनिकल ट्रायल। Again, concealment of the group assignment from the knowledge of the patient or the investigator in a clinical trial means नहीं पता, कोई नॉलेज नहीं है कि कौन सा जो आपका जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें आपको कोई नॉलेज नहीं है पेशेंट की कि कौन आपके किसको प्लेसेबो लगा दी गई और किसको आपकी एक्चुअल वैक्सीन लगाई गई। ये हम करते क्यों हैं? इसकी सिर्फ़ एक रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि जो पेशेंट होंगे अगर हम उन्हें बता देंगे कि भई उनको ये वैक्सीन है, उसको उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ये लगा दिए गए हैं और कुछ ना कुछ तो पक्का होगा। तो वो उनका जो रिस्पॉन्स होगा फिर चेंज होगा। उनको लगेगा, कोई उनको फॉर एग्ज़ाम्पल वायरल भी होगा तो उनको लगेगा साइड इफ़ेक्ट है उस वैक्सीन का, ठीक है? तो इसलिए हम ये ब्लाइंडिंग करते हैं। इसके अलावा भई अक्सर ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेटर का बिहेवियर भी मैटर करता है। इसकी एग्ज़ाम्पल शायद मैंने पहले दी थी, वापस देती हूँ कि मैं इस वैक्सीन पे स्टडी कर रही थी और मेरे सामने एक ऐसा पेशेंट आता है जो बहुत वीक लग रहा है, ऑलरेडी वो मुझे देखने से ही सिक लग रहा है, ठीक है? तो मैं सोचूँ कि यार ये मेरा एक्सपेरिमेंट, इसकी वजह से मेरा डेटा ख़राब हो सकता है, इस पे नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कंट्रोल ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, ताकि मैं इस पे एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म करूँ ही ना और बाद में जब मेरा एक्सपेरिमेंट परफ़ेक्ट हो जाएगा, तो मैं सबको ये बोल पाऊँगा कि मेरी वैक्सीन ओबेस, वीक या नॉर्मल वेट पर्सन सबके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है?
तो ना सिर्फ पेशेंट बल्कि वो जो अपनी रिसर्च कर रहा है वो भी इसमें बायस हो सकता है। इसी को हम कम करने के लिए, इसी एरर को ख़त्म करने के लिए हम ब्लाइंडिंग करते हैं, ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें तो भाई पेशेंट को नहीं पता कि उसे क्या हो रहा है, तो पेशेंट अपनी तरफ से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं इन्वेंट करेगा। इसमें रिसर्चर को नहीं पता, इसमें जो आपका डेटा एनालाइज़ कर रहा है उस तक को नहीं पता कि किस पेशेंट को कौन-सी जो ड्रग या फिर प्लेसिबो लगा दी गई है, ठीक है? तो ब्लाइंडिंग का ये फ़ायदा होता है, इससे चीटिंग नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेंशन है कि एक तरफ तो पेशेंट का रिस्पॉन्स, दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेटर का बिहेवियर। इन दोनों को बायस से बचाने के लिए, बायस से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम ब्लाइंडिंग करते हैं। किसी को कुछ भी नहीं पता होता इसमें। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि रिसर्चर मैनिपुलेशन करता है, 2 ग्रुप्स बनाता है, एक को ट्रीटमेंट देता है, एक को नहीं देता, और साथ ब्लाइंडिंग हो जाती है। ब्लाइंडिंग की वजह से क्या होता है, पता भी नहीं चलता कि किसको प्लेसिबो लगा दी गई है और किसको वो सर्टेन ड्रग्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो इंसर्ट कर दिया गया है। अब किसी भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी का एम क्या होता है, इसके मेन 2 एम हैं। सबसे पहले ये आपको बता देता है, एक साइंटिफिक प्रूफ दे देते हो आप सबको कि भई ये मेरा रिस्क फैक्टर था, ये मेरी डिज़ीज़ थी और मैंने अभी एक्सपेरिमेंट करके परफ़ॉर्म कर दिया है और ये प्रूव कर दिया है कि इस कॉज़ का कोई न कोई रिलेशन है फिर डिज़ीज़ के साथ, इसकी वजह से डिज़ीज़ हो रही है, ठीक है? तो आपको उसका एटियोलॉजिकल फैक्टर पता चल जाता है, मीन्स उसका कॉज़ पता चल जाता है और अब आप उस डिज़ीज़ को मॉडिफ़ाई और कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आपने अब साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है कि भई आपका एक्सपेरिमेंट, आपका जो रिस्क फैक्टर और डिज़ीज़ की एसोसिएशन थी वो बिल्कुल कन्फर्म है, ठीक है? पहला तो ये। दूसरा आप क्या करते हो, अब ऑफ़ कोर्स आपको अच्छे से डिटेल में पता चल चल चुका है कि वो उस रिस्क फैक्टर की वजह से, वो रिस्क फैक्टर से कैसे एक्सपोज़ हो रहे होंगे, उस रिस्क फैक्टर का क्या इफ़ेक्ट आ रहा होगा और वो डिज़ीज़ कैसे डेवलप हो रही होगी। तो ये सब कुछ आप हेल्थ अथॉरिटीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो, उस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो और अपनी जो कम्युनिटी की हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? तो आपको कॉज़ पता चल जाता है और फिर उसकी वजह से आप अपनी जो डिज़ीज़ है उसको कंट्रोल कर सकते हो। व्हाट आर द स्टेप्स जो कि आप परफॉर्म करते हो इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। सबसे पहले ड्राइंग अप ऑफ अ प्रोटोकॉल। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल स्टडी में एक प्रोटोकॉल का होना बहुत नीडेड है। अब ये होता क्या है, आप क्या करते हो, आप अपना एक प्रोटोकॉल दे देते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही हूँ तो मैं क्या कहूँगी, मैं बता दूंगी कि भाई ये मेरे एक्सपेरिमेंट के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, ये मेरे माइंड में क्वेश्चन है जिनका मुझे आंसर चाहिए, जिसके लिए मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, ठीक है? मैं भी बताती हूँ कि मैं किन लोगों को अपना स्टडी ग्रुप बनाऊँगी और किसको मैं अपना कंट्रोल ग्रुप बनाऊँगी, ठीक है? किन पे एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म करूँगी, किन पे नहीं करूँगी। स्टडी ग्रुप को बताऊँगी कि भई मैं आप पे एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही हूँ। मुझे आपके अंदर कोई न कोई मैनिपुलेशन करनी है, कोई न कोई इंटरवेंशन करनी है, कोई न कोई रिस्क फैक्टर से एक्सपोज़ करूँगी मैं आपको, ठीक है? कंट्रोल ग्रुप को भी बताऊँगी। सिमिलरली साइज़ ऑफ द सैंपल मैं अपना बताऊँगी कि कितना किस पे रिसर्च हो रही है। जो-जो प्रोसीजर्स होंगे, जो-जो मैं एक्शन और ट्रीटमेंट अप्लाई करूँगी उनके ऊपर वो एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? पूरा शेड्यूल बताऊँगी कि भई इतने टाइम तक ये एक्सपेरिमेंट चलेगा, इतने टाइम तक वो एक्सपोज़ होंगे, इतना टाइम में हो सकता है कि उनको डिज़ीज़ हो जाए या फिर हो सकता है कि आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो हो सकता है कि उनकी डिज़ीज़ ट्रीट हो जाए, ठीक है? तो जो भी आपकी स्टडी का आउटकम आएगा, वो आप उनको एक्सप्लेन करोगे। क्या-क्या आउटकम्स आ सकते हैं बेसिकली आप वो बताओगे, ठीक है? और वो जो प्रोटोकॉल है, वो फॉलो होना चाहिए थ्रू आउट द स्टडी। एक चीज़ होती है जिसको आप कहते हो पायलट स्टडी, आपकी बुक में टर्म लिखी हुई थी, मैंने सोचा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। सिंपली होता ये है कि भई जहाँ पे मैं 5000 लोगों पे रिसर्च कर रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल वहीं पे मैं 500 लोगों को पे के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म कर लूँगी। मैं ये देख लूँगी कि भई ज़्यादा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है या फिर लोगों का कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा है जिसकी वज़ह से लोगों की डेथ हो रही है या फिर उनमें कोई डिज़ीज़ हो रही है। तो बड़ा एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम छोटू एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं पायलट स्टडी, ठीक है? अब आपका सेकंड स्टेप क्या होगा? आप अपनी रेफ़रेंस और फिर एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन सेलेक्ट करोगे। ये भी बहुत ईज़ी है। सबसे पहले आप क्या करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल भई ये एक कंट्री है। तो मैं क्या करूँगी, पहले इसमें से ना अपनी एक रेफ़रेंस या फिर उसको बोलूँगी टारगेट पॉपुलेशन वो सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक है? कि भई इन लोगों पे मैं अभी एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म करने वाली हूँ, ये इस एरिया के लोग हैं। फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं यहाँ से रैंडमली कुछ-कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लूँगी और वो मेरे क्या कह फिर ये जो मेरे जितने भी ऑरेंज कलर्ड लोग हैं ना, ये मेरी एक्सपेरिमेंटल या फिर स्टडी पॉपुलेशन बन जाएँगे, ठीक है? तो पहले आप क्या करते हो, पहले तो भई आप अपनी रेफ़रेंस या फिर टारगेट पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हो। तो इतने लोग जो थे वो भई मेरे टारगेट में आए। तो मैंने कहा कि भई मैं इस पॉपुलेशन पे रिसर्च करने वाली हूँ। मुझे ऐसे एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ से मुझे अपना रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब इसमें से मैंने रैंडमली कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया और उन्हें बना दिया मैंने अपनी एक्सपेरिमेंटल और स्टडी पॉपुलेशन। तो ये एक्सपेरिमेंटल और स्टडी पॉपुलेशन इसी रेफरेंस पॉपुलेशन में से ड्राइव हुई है। ऑफ कोर्स ये ऑरेंज-ऑरेंज इसी पॉपुलेशन का पार्ट है ना, ठीक है? और मैंने रैंडमली इनको चूज़ किया है फ्रॉम माय रेफरेंस पॉपुलेशन, रैंडमली मैंने इनको चूज़ किया फ्रॉम माय रेफरेंस पॉपुलेशन, ठीक है? अब ये जो ऑरेंज-ऑरेंज है ये स्टेबल पॉपुलेशन होनी चाहिए और इनको जाके मुझे कंसेंट देना है, इनको बताना है मुझे कि भई अब मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाली हूँ आप पे, उनकी कंसेंट लेना है। अगर वो मुझे मना करेंगे तो ऑफ कोर्स मैं तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करूँगी, ठीक है? ये जो पॉपुलेशन होगी ये रिप्रेजेंटेटिव और एलिजिबल होनी चाहिए मेरे उस रिसर्च के लिए।
अब थर्ड स्टेप आपका होगा रैंडमाइज़ेशन। इसमें आप क्या करोगे? अभी तक आपने क्या किया है? आपने भई एक एरिया में से इस पॉपुलेशन को सिलेक्ट करके बोला, ये मेरी है रेफ़रेंस पॉपुलेशन। फिर कुछ और लोगों को सिलेक्ट करके बोला, ये बन गई मेरी स्टडी पॉपुलेशन। इस पे मैं एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म करूँगा, ठीक है? अब आपने क्या करना है, अब इस स्टडी पॉपुलेशन को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, हाफ़ में। एक पे आप एक्सपेरिमेंट करो, एक पे एक्सपेरिमेंट मत करो और दोनों को फिर आखिर में कंपेयर करोगे, ठीक है? तो ये जो आप इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करोगे ना, ये आप रैंडमली डिवाइड करोगे, तो इसको हम बोलेंगे रैंडमाइज़ेशन, ठीक है? तो सिंपली आपने जब 2 ग्रुप में लोगों को डिवाइड करना है ना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रैंडमाइज़ेशन। देखें क्या लिखा हुआ है? स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर बाय व्हिच पार्टिसिपेंट्स आर एलोकेटेड इन ग्रुप्स। आप पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हो, एक आपका स्टडी ग्रुप होता है, दूसरा आपका कंट्रोल ग्रुप होता है। एक पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, तो वो कोई भी ड्रग, कोई भी वैक्सीन, कोई भी रिस्क फैक्टर से एक्सपोज़ होगा, रिसीव करेगा, दूसरा रिसीव नहीं करेगा, ठीक है? ये भी याद रखें कि दोनों जो भी आपके एक-एक पर्सन हो, सबको इक्वली चांस मिलना चाहिए ग्रुप में आने के लिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल भाई अब मैं रैंडमली चिट्स बना लूँगी और सबको रैंडमली ही डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी, ठीक है? अब जिसकी जो चिट्स में लिखा हुआ होगा एक्सपेरिमेंट, उस पे एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म हो जाएगा, जिस पे लिखा होगा कंट्रोल, मैं उस पे एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म नहीं करूँगी, ठीक है? तो ये तो सब कुछ मुझे करना है ना, ये मुझे करना है रैंडमली, तब मैंने यहाँ लिखा है रैंडमाइज़ेशन। इसमें मुझे फ़ायदा क्या होगा, एरर्स खत्म हो जाएँगे। अब भाई फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई वैक्सीन बनाई है और बहुत मैंने हार्ड वर्क के बाद वो वैक्सीन बनाई है। अब लोग आ रहे हैं रिसर्च के लिए, ठीक है? मैं उन पे अपना वैक्सीन इंसर्ट करने में लगी हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरे सामने एक ऐसा पर्सन है जो बहुत वीक है और ऑलरेडी वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर थोड़ा-सा मेरी वैक्सीन के अंदर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ, ये जो वीक पर्सन है इसके अंदर बहुत जल्दी साइड इफ़ेक्ट आ जाएगा, ठीक है? तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको कंट्रोल ग्रुप में ऐड कर दूँगी ताकि मुझे इस पे एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म करना ही ना पड़े और मैं ये सबको प्रूव कर दूँ कि मेरी जो वैक्सीन है, वो हर तरह के वीक, ओबेस या फिर नॉर्मल वेट पर्सन सबके लिए बिल्कुल परफ़ेक्ट है, ठीक है? तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इसको कहते हैं बायस। बाइस बोलूँ या फिर एरर बोलूँ, ठीक है? बाइस की बहुत सारी टाइप्स होती है, फिर आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है? तो ये बाइस आ सकता है। बाइस आप कैसे कंट्रोल करोगे? रैंडमाइज़ेशन के थ्रू। अब भले मेरी जो मैंने चिट्स डिस्ट्रीब्यूट करी हैं भले वो वीक पर्सन को मिली हों और उसके चिट्स पे लिखा हो एक्सपेरिमेंट, तो मुझे एनी हाउ उसके अंदर अब वो वैक्सीन इंसर्ट करनी ही है। मुझे चेक करना है, ठीक है? तो ये फ़ायदा होता है रैंडमाइज़ेशन का कि ईज़िली आप कंपेयर कर पाते हो बिटवीन स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप और आप एरर्स को एलिमिनेट करते हो, इस तरह के बाइस को एलिमिनेट करते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैनिपुलेशन। आपने रैंडमली लोगों को सिलेक्ट कर लिया, अब आप क्या करोगे? उनके अंदर अपना एक्सपेरिमेंट या फिर इंटरवेंशन जो भी होगी, वो परफॉर्म कर दोगे। अब वो किसी भी चीज़ की एप्लीकेशन हो सकती है या किसी चीज़ को आप विथड्रॉ कर दोगे। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कि आप आयोडीन फूड को खत्म कर दो कुछ लोगों के डाइट से, फिर आप देखो कि भई क्या होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उनको। तो कोई किसी भी चीज़ का विथड्रॉ करो, किसी चीज़ की एप्लीकेशन करो, ठीक है? किसी आपका कोई भी सस्पेक्टेड जो रिस्क फैक्टर है, उसको आप रिड्यूस करके देखो कि वो डिज़ीज़ इनहिबिट हो रही है या फिर नहीं हो रही, ठीक है? तो ये आप किसी भी टाइप की मैनिपुलेशन करके जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है, वो परफ़ॉर्म कर सकते हो। ठीक है जी? इसके बाद आपने क्या करना है, आपने फ़ॉलो-अप करना है। अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ड्रग पे कर रहे थे, आपने वो ड्रग उनकी बॉडी में इंसर्ट कर दिया। अब आपने बार-बार चेक करना है कि भई कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आया या वो डिज़ीज़ जिसके लिए आप वो ड्रग आपने वो इन्वेंट किया था, वो डिज़ीज़ ट्रीट हो पाई है या फिर नहीं हो पाई है। तो इसको आप फ़ॉलो-अप बोल दोगे, ठीक है? इसे आप क्या करते हो, आप एग्ज़ामिन करते हो कंट्रोल और स्टडी ग्रुप को एट रेगुलर इंटरवल आप देखते रहोगे कि भई कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा, डिज़ीज़ कम हो रही है या फिर नहीं हो रही। सबके साथ आपकी इक्वल इंटेंसिटी होनी चाहिए, सेम कंडीशंस होनी चाहिए दोनों ग्रुप्स के लिए और स्टैंडर्ड मैनेज होने चाहिए, जो कि दोनों पे अप्लाई हों। अब आपने ऐसा नहीं करना कि आप फ़ॉलो-अप करने आए हो, बस आपने एग्ज़ामिन किया सुपरफिशियली और आप चले गए। आपने इतना ड्यूरेशन तक फ़ॉलो-अप करना है और देखना है कोई कोई भी आपको डिफ़रेंस फ़ील तो नहीं हो रहा जिन पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उनके अंदर, ठीक है? आपका फ़ॉलो-अप शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। अब आपको कोशिश करनी है कि कम से कम लॉस हो ड्यूरिंग फ़ॉलो-अप। मीन्स वही बात, वैसे तो आपने एक्सपेरिमेंटल स्टडी में कंसेंट ले लिया है, उनसे डील कर ली कि आप उन पे एक्सपेरिमेंट करोगे, लेकिन स्टिल हो सकता है कि कोई पर्सन उस वक़्त अवेलेबल ना हो फॉर योर फ़ॉलो-अप, तो आपने कोशिश करनी है इस तरह की सिचुएशन ना हो, कम से कम लॉस हो ड्यूरिंग योर फ़ॉलो-अप, ठीक है? तो एट्रिशन वही है कि जब आप फ़ॉलो-अप करने आए हो, तो वो लोग अवेलेबल ही नहीं है, वो लोग आपके रिसर्च का पार्ट फर्दर नहीं रहे, जिसे हम एट्रिशन बोलते हैं, ओके? लास्टली आपने असेसमेंट करनी है, आपको पता चल जाएगा आपका रिज़ल्ट पॉज़िटिव आया या फिर नेगेटिव आया, आपने दोनों के रिज़ल्ट को कंपेयर करना है, ठीक है? जो-जो डिफ़रेंस आपको फ़ील हुए हैं, उनको आपने टेस्ट करना है, एरर्स को नोट करना है, जिन पे आप परफ़ॉर्म कर रहे हो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कोई वेरिएशन तो नहीं किए, जो ऑब्ज़र्वर थे उन्होंने कोई वेरिएशन तो नहीं की। कोई ना कोई बाइस अगर आपको लग रहा है कि यार इस कोई एरर है, तो उन सब एरर्स को आपने रिमूव करने की कोशिश करनी है और नोट करना है कि ये एरर्स हैं मेरे एक्सपेरिमेंट में।
तो ये सब कुछ आपने पढ़ लिया, ये आपने कर ली रैंडमाइज़्ड कंट्रोल ट्रायल। इसमें आपने सबसे पहले एक प्रोटोकॉल बनाया, सबको बता दिया कि मैं ये रिसर्च करने वाला हूँ, इसमें इसके ये आउटकम्स होंगे ब्ला, ब्ला, ब्ला। फिर आपने अपनी रेफ़रेंस पॉपुलेशन और फिर उसमें से एक्सपेरिमेंटल या फिर मैं कहूँ स्टडी पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया। फिर उसमें से आपने बाय द प्रोसेस ऑफ रैंडमाइज़ेशन उस पॉपुलेशन को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक आपका स्टडी ग्रुप था, एक्सपेरिमेंट ग्रुप था और दूसरा आपका कंट्रोल ग्रुप था। फिर आपने जो भी मैनिपुलेशन, इंटरवेंशन, जो भी एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म करना था वो किया। देन आपने फ़ॉलो अप किया, देखते रहे, एक्सपेरिमेंट को कन्फर्म किया, फिर जो आपका रिज़ल्ट आया पॉज़िटिव, नेगेटिव या कुछ भी एरर्स को देखा, सारी असेसमेंट की और यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो गई एक्सपेरिमेंटल स्टडी रैंडमाइज़्ड कंट्रोल ट्रायल। आई होप आपको रैंडमाइज़्ड कंट्रोल ट्रायल अच्छे से समझ आ गया है, ब्लाइंडिंग भी अच्छे से समझ आ गई है। अब हम स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे नॉन रैंडमाइज़्ड ट्रायल। याद रखें कि इसके अंदर अब हम रैंडमली सिलेक्ट नहीं करेंगे, रैंडमली 2 ग्रुप में हम उनको डिवाइड नहीं कर देंगे। अब हमें कुछ और स्टेप्स को फ़ॉलो करना है, वो पढ़ते हैं। ओके, तो अब ये क्या है? नॉन रैंडमाइज़्ड ट्रायल। एज़ द नेम इंडिकेट, इसके अंदर क्या होगा? जो पार्टिसिपेंट्स की ग्रुपिंग होगी वो रैंडमली नहीं होगी। आपको याद होगा जब हमने वो पढ़ा अभी रैंडमाइज़ेशन, तो उसमें हमने क्या करा था? सबसे पहले तो हमने एक रेफ़रेंस पॉपुलेशन सिलेक्ट की थी, ठीक है? ये रेफ़रेंस पॉपुलेशन सिलेक्ट हो गई। फिर इसमें से हमने अपनी स्टडी पॉपुलेशन निकाली या फिर एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन निकाली जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसमें भी हमने क्या करा? इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करा। एक आपकी थी कंट्रोल ग्रुप, दूसरा था आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था और इसको हमने कंपैरिजन के लिए रखा था, तो ये हमारा कंपैरिजन ग्रुप था या फिर कंट्रोल ग्रुप था, राइट? अब नॉन रैंडमाइज़ में ऐसा नहीं होता, ठीक है? इसके अंदर आप रैंडमली नहीं ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते पार्टिसिपेंट्स को। तो क्या लिखा हुआ है? अ नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल इज़ अ टाइप ऑफ इंटरवेंशन स्टडी वेयर द एलोकेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट इज़ नॉट डन रैंडमली। रैंडमली नहीं सिलेक्ट करोगे, ठीक है? ये कहाँ पर आप अप्लाई करोगे? हर उस जगह पर जहाँ पर रैंडमाइज़ेशन पॉसिबल नहीं है। अब कहाँ-कहाँ पर रैंडमाइज़ेशन पॉसिबल नहीं है, वो ये 3 आपके पास टाइप्स हैं, इनको समझ लेते हैं। अब इसकी सबसे पहली टाइप होती है, उसको हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड ट्रायल। इसमें क्या होता है, इसमें जिस तरह हमारे पास उसमें 2 ग्रुप थे ना, एक स्टडी ग्रुप था, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था और दूसरा आपका कंट्रोल या फिर कंपैरिज़न ग्रुप था। इसमें कोई भी कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, बस एक ही ग्रुप होता है जिसको आप क्या बोलते हो, आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। मीन्स आप कंपेयर नहीं करते हो, आप डायरेक्टली जिन पे एक्सपेरिमेंट करना है, उन पे एक्सपेरिमेंट कर देते हो। इसकी एग्ज़ाम्पल शायद मैंने पहले भी दी थी, एक टेस्ट होता है पेप स्मेयर टेस्ट, वो किया जाता है फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो जब भी 1920 में ये इन्वेंट हुआ था, तब ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ़ उन्हीं लोगों पे किया गया था जिनके अंदर सर्वाइकल कैंसर था और देखा गया था कि ये उसके ट्रीटमेंट में और डायग्नोसिस में हेल्प करता है या फिर नहीं करता। अब ऑफ़ कोर्स हम हर रैंडम पर्सन पे पेप स्मेयर टेस्ट तो नहीं कर सकते थे ना, उन्हीं पे करना था जिनको कैंसर था। तो अनकंट्रोल्ड ट्रायल एक वो ट्रायल है जिसके अंदर रैंडमली हम सिलेक्ट नहीं करते और कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, ठीक है? तो सर्वाइकल कैंसर के अलावा हमने कंपेयर नहीं किया था कि इनमें सर्वाइकल कैंसर नहीं तो इनमें पेप स्मेयर टेस्ट करके देखते हैं। ऑफ़ कोर्स उसमें उसका कोई लिंक ही नहीं है। अब एक नॉर्मल फीमेल की नॉर्मल सर्विक्स में हमें पेप स्मेयर टेस्ट करने की नीड नहीं थी, तो हमने क्या करा, नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल स्टार्ट किए और कौन-सा ट्रायल किया? अनकंट्रोल्ड ट्रायल किया, जिसमें हमने कोई कंपैरिजन ग्रुप नहीं रखा, डायरेक्टली अपना एक स्टडी ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया, उन लोगों का ग्रुप बनाया जिनको सर्वाइकल कैंसर था और अपना पेप स्मेयर टेस्ट जो था, उसकी स्क्रीनिंग का ये जो पूरा प्रोसीजर था वो कर लिया, ठीक है? तो ये आपका एक होता है अनकंट्रोल्ड ट्रायल। इसके बाद सेकंड है बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन। मीन्स अगेन 2 ग्रुप होते हैं ना, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, दूसरा स्टडी ग्रुप होता है। इसमें भी कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता। स्टडी ग्रुप ही को हम 2 बार देखते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट से पहले देखेंगे और फिर हम एक्सपेरिमेंट के बाद देखेंगे और उन 2 को कंपेयर कर लेंगे। है एक ही ग्रुप लेकिन उसको हम 2 बार देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से पहले और एक्सपेरिमेंट के बाद, ठीक है? तो इसे हम कहते हैं बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन या इसको हम प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट स्टडी भी कहते हैं, ठीक है? द सेम ग्रुप इज़ ऑब्जर्व एट 2 पॉइंट्स इन टाइम बिफोर एंड आफ्टर द इंटरवेंशन या फिर बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ठीक है? इसकी एग्जांपल है मेजरिंग द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट बिफोर एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अ ट्रैफिक लाइट। अब ऑफ कोर्स ट्रैफिक लाइट से पहले एक्सीडेंट ज़्यादा होते होंगे, ट्रैफिक लाइट के बाद एक मैनेजमेंट आ गई है और अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, राइट? अगर हम रूल्स को फॉलो करें तो। तो ऐसे ही भी मेजर किया था जब ट्रैफिक लाइट इन्वेंट हुई थी कि हमने सेम पॉपुलेशन पे सेम जगह पे नोट किया कि भाई ट्रैफिक लाइट से पहले यहाँ पे कितने एक्सीडेंट होते थे और अब ट्रैफिक लाइट जब हमने यहाँ पे इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करती हैं तो अब एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं। तो ये आपने क्या किया, सेम लोगों को सेम जगह पे कंपेयर किया बट बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन। इसके अलावा थर्ड है नेचुरल एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी जो एक्सपेरिमेंट होता है ना वो नेचुरली हो रहा है और आप बस ऑब्जर्व कर रहे हो और देख रहे हो कि भाई, और उस पे आपका थोड़ा कंट्रोल भी नहीं होता, ठीक है? तो नो कंट्रोल ओवर द हू टारगेट्स इंटरवेंशन। आपको खुद नहीं पता होता कि आपके एक्सपेरिमेंट का पार्ट कौन-कौन बन जाएँगे। एग्ज़ाम्पल ये एक्सपेरिमेंट हुआ था एटॉमिक बॉम्ब ऑफ जापान, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। तो जिसने भी ये किया
उसको नहीं पता था कि कितने लोग अब इस बॉम्ब का जो डिस्ट्रक्शन होगी उसका पार्ट बन जाएँगे, ठीक है? उसने एक्सपेरिमेंट बस कर दिया। अब वन्स अगेन ये उसने रैंडमाइज़ेशन के थ्रू नहीं किया, उसने रैंडमली सिलेक्ट नहीं किया था, उसका एक टारगेट तो था कि मुझे इस जगह पे करना है, लेकिन उस जगह पे उसको नहीं पता था कि कितने लोग उसकी इस डिस्ट्रक्शन का और उसके बॉम्ब का पार्ट बन जाएँगे। तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल एक्सपेरिमेंट। इसी तरह अर्थक्वेक भी इसके एग्ज़ाम्पल में आता है, ठीक है? तो अब मैं आपको सारा रैंडमाइज़ेशन और नॉन रैंडमाइज़्ड ट्रायल को रिवाइज़ करवाती हूँ। आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी हो गया है खत्म। हाँ जी, तो हमने पढ़ा कि आपकी जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है 2 टाइप की होती है, ठीक है? एक को हम बोलते हैं रैंडमाइज़्ड ट्रायल, दूसरे को हम बोलते हैं नॉन रैंडमाइज़्ड ट्रायल, ठीक है? तो आरटी एंड एनआरटी। अब पहले इसको कर लेते हैं, अभी हम कर कर आए। नॉन रैंडमाइज़्ड ट्रायल आपकी 3 टाइप की हो सकती है, इनके अंदर आप रैंडमली ग्रुप में एलोकेट नहीं करते हो। पहला है इसके अंदर अनकंट्रोल्ड ट्रायल जिसके अंदर कोई आपके पास कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, आप डायरेक्टली जिस पे एक्सपेरिमेंट करना है उसको एक्सपेरिमेंट कर देते हो, कंपेयर नहीं करते। इसकी एग्ज़ाम्पल थी पेप स्मीयर टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट था आपके पास बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन, तो उसके अंदर आप क्या करोगे, बिफोर एंड आफ्टर चेक करोगे एक ही सेम ग्रुप को कि उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट। थर्ड था आपका नेचुरल एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर आपने ये देखा कि भाई नेचुरली कुछ हो रहा है, आप उसको ऑब्जर्व करके अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो एंड यू डोंट नो कि आपके इंटरवेंशन का जो टारगेट होगा वो कितना होगा या कौन लोग आपके इंटरवेंशन का टारगेट बनेंगे, आपका उस पर कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है? देन रैंडमाइज़ेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने रैंडमाइज़्ड ट्रायल में क्या करना है, आपने एक प्रोटोकॉल बनाना है जिसके अंदर आपने सबको बता देना है कि मेरा ये गोल्स हैं, मैं ये सब कुछ करने लगा हूँ, मैं इतने लोगों का एक्सपेरिमेंट करूँगा, ये मेरा स्टडी ग्रुप है और ये मेरा कंट्रोल ग्रुप है और उसके पीछे का क्राइटेरिया क्या है, मैंने इनको स्टडी ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप क्यों बनाया है, वो सब मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी। उसके बाद मैं अपनी एक रेफरेंस पॉपुलेशन सेलेक्ट करूँगी जिसमें से मैं अपनी टारगेट पॉपुलेशन या फिर अपनी स्टडी पॉपुलेशन को ड्राइव करूँगी। इसके बाद मैं करूँगी मैनिपुलेशन या फिर मैं बोलूँ इंटरवेंशन या फिर मैं बोलूँ एक्सपेरिमेंट, ठीक है? इसमें मैं क्या करूँगी, अगर मुझे कोई ड्रग देना है तो ड्रग दे दूँगी, किसी चीज़ को विथड्रॉल करना है किसी चीज़ का तो वो कर दूँगी। जो भी एक्सपेरिमेंट मुझे परफ़ॉर्म करना है, किसी रिसेप्टर से एक्सपोज़ करना है अपनी पॉपुलेशन को तो वो कर दूँगी, ठीक है? यहाँ पे मैं कर दूँगी अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट। फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं फ़ॉलो अप करूँगी, देखूँगी कि भई किसको कब डिज़ीज़ हो रही है और लास्ट में असेसमेंट करूँगी, पॉज़िटिव रिज़ल्ट आए या नेगेटिव रिज़ल्ट आए और एरर्स को देखूँगी, सब कुछ देखूँगी और लास्ट में मेरी हो जाएगी असेसमेंट, ठीक है? तो दिस वाज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट एक्सपेरिमेंटल स्टडी।